हेलो दोस्तों, डियर लर्नर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, आज एक टॉपिक की शुरुआत करेंगे। जैसे कि सीक्वेंस से मैंने सभी टॉपिक डाले हुए हैं और डाल भी रहा हूं, इस पे अपलोड भी हो रहा है यूट्यूब पे। तो आज का जो टॉपिक होगा हमारा, वो टॉपिक यूएनओ को लेकर होगा, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को लेकर। तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये एक सबसे बड़ा संगठन है, एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन उससे पहले जिन लर्नर ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखिएगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूएनओ से लेकर प्रश्न पूछे ही जाते हैं। हर एक टाइप के एग्जाम में ये प्रश्न आते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक, और वो है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किन परिस्थितियों में हुई थी? संयुक्त राष्ट्र संघ दुनिया की सबसे बड़ी महापंचायत है। किन परिस्थितियों में तो इसकी स्थापना हुई और क्या आज के समय में इसका महत्व है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि यह संगठन किसी और देश के इशारों पर काम कर रहा हो, या मैं कह सकता हूं कि किसी देश के प्रभाव में ये काम कर रहा हो। तो इन सभी पर हम नजर डालेंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, क्या वो स्थिति थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। दोस्तों, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से 1918 के बीच में चला। भारी तबाही हुई थी उसमें, लेकिन इससे अधिक कहीं जान माल का नुकसान हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 चला था। 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे परमाणु शक्ति का प्रयोग किया गया। जापान को सरेंडर करना पड़ा और इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर विश्व युद्ध का अंत हुआ। लेकिन एक प्रश्न था कि भविष्य में एक तीसरे विश्व युद्ध की संभावना हो सकती है। तो तीसरे विश्व युद्ध को टालने के लिए और विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 में। And its primary work was to maintain peace process around the world। यही इसका उद्देश्य था। लेकिन धीरे धीरे इसकी कार्य क्षमता, इसके प्रभाव में बढ़ोतरी हुई और आज देखिएगा इसकी बहुत सी ऐसी एजेंसी है जो इसके अंडर काम करती है, चाहे वो यूनेस्को हो, या मैं बात करता हूं आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, या हम FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, WTO है, और ऐसे बहुत से अभिकरण हैं, इसके एजेंसियां हैं जो इसके अंडर में काम करती हैं। तो वर्तमान में इसका स्कोप बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की इमीडिएटली सेकेंड वर्ल्ड वॉर समाप्त होने के बाद क्यों इसकी व्यवस्था की गई, क्यों स्थापना हुई? क्योंकि अरब लीग के स्थान पर ही यूएनओ की स्थापना की गई थी। देखो, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तब हुई जब दो महाशक्तियां उभर के आई थी दुनिया के अंदर। जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ तो एक महाशक्ति बन के आया यूएसएसआर, जिसे हम कहते हैं भूतपूर्व सोवियत संघ। इट मीन्स यूनियन सोवियत सोशलिस्टिक रिपब्लिक। आज के समय में इसे जाना जाता है रशिया के नाम से। और वर्सेस, और दूसरी जो महाशक्ति थी वो थी यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इन दोनों में वर्चस्व की लड़ाई थी, क्योंकि दोनों ने ही विश्व में अपना दबदबा कायम रखने के लिए जो था प्रयास किए और एकाधिकार करना शुरू किया। जहां हिरोशिमा नागासाकी पर अमेरिका ने परमाणु शक्ति का प्रयोग करके दुनिया में दबदबा बनाया, वहीं यूएसएसआर ने भी क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉम्ब विकसित कर लिया। इसलिए इन दोनों के बीच में एक तनाव बन गया और इसको जाना जाता है शीत युद्ध के नाम से। ध्यान दीजिएगा, कोल्ड वॉर। आजकल इंग्लिश की इडियम फ्रेज में भी ये वर्ड आता है, कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर होता क्या है एक्चुअल में? इट इज अ सिचुएशन विच अपीयर्स देयर विल बी वॉर बट एग्जैक्टली देयर इज नो वॉर, दैट इज कॉल्ड कोल्ड वॉर। उसको कहा गया शीत युद्ध।
और पूरी दुनिया दो गुट में, दो धड़ों में बंटने लग गई। कुछ देश यूएसएसआर की तरफ चले गए और कुछ देश यूएसए की ओर आ गए। लेकिन मीन टाइम उसी समय एक संगठन और बनाया गया और वो संगठन था नाम। इट मींस नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसको हिंदी में कहते हैं गुट निरपेक्ष आंदोलन। ध्यान देना, गुट निरपेक्ष आंदोलन। इस आंदोलन का मकसद ये था, इस संगठन में जो देश थे उन्होंने ये निर्णय लिया था कि ना ही वो यूएसएसआर के साथ जाएंगे और ना ही यूएसए के साथ, वो इन दोनों गुटों से दूर रहेंगे। और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, मिस्र के राष्ट्रपति जो थे हुस्ने मुबारक और यूगोस्लाविया के राष्ट्रपति नासिर टिटो, इन तीनों ने मिलकर क्या किया, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की स्थापना की, गुट निरपेक्ष आंदोलन की स्थापना की। तो इसका उद्देश्य था कि ये दोनों ही गुटों में दूर रहेंगे, इनसे, इनके साथ नहीं जाएंगे, न्यूट्रल रहेंगे। तो दोस्तों, शीत युद्ध के हालात इतने बिगड़ गए थे कि जरूरत थी एक ऐसे संगठन की जो विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखे। और यही कारण हुआ कि यूएनओ की स्थापना हो गई 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना की। इसका श्रेय दिया गया अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट को। वैसे तो उस समय में 3 नेता थे जिन्होंने इसकी स्थापना में भूमिका निभाई थी। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, या रूस के अगर मैं शासक की बात करता हूं स्टालिन, और अमेरिकी राष्ट्रपति थियोडर रूजवेल्ट। लेकिन थियोडर रूजवेल्ट को ही फादर ऑफ यूएनओ कहा गया है। लेकिन दोस्तों, एक चीज और, मैंने अभी थोड़ी देर पहले यहां पे बताया कि ये विश्व की महापंचायत है, लेकिन कहीं ना कहीं इसके अस्तित्व को लेकर कहीं ना कहीं प्रश्न लगा हुआ है। यहां पर मैं बताता हूं क्या प्रश्न है। माना जाता है कि आज के समय में ये एक कठपुतली बन गया है यूएनओ, और अमेरिका के इशारों पर काम करता है। इट्स अपीयर्स मियरली अ पपेट। कठपुतली क्यों कह रहा हूं मैं इसको, क्योंकि कुछ घटनाएं अक्सर हम हर साल कुछ ना कुछ देखते हैं। मैं आपको सन 2002 में लेके चलता हूं। 2002 के अंदर एक घटना घटी थी और वो था इराक पर अमेरिकी आक्रमण। अमेरिका ने IAEA, इट मींस अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण के माध्यम से यह घोषणा कराई कि इराक ने, जिसके शासक जो थे राष्ट्रपति सद्दाम हुसैन, की उन्होंने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, महाविनाशकारी हथियार बनाए हैं, जिसमें कुछ जैविक हथियार भी हैं, बायोलॉजिकल वेपन भी है। अगर ये हथियार आतंकवादियों के हाथ में पड़ गए तो मानवता के लिए खतरा हो सकता है। ऐसा एक एक्सक्यूज दिया अमेरिका ने, और संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर एक प्रस्ताव लेकर आया। जब ये प्रस्ताव लाया गया कि अमेरिका क्या करेगा, अटैक करेगा इराक के ऊपर, तो उस समय जो 5 देश जिनको वीटो पावर दी गई है, आगे आएगा सुरक्षा परिषद में मैं आपको बताऊंगा, तो उस दौरान 2 देश ऐसे थे, चाइना और फ्रांस, जिन्होंने अपनी वीटो पावर का प्रयोग किया और कहा कि अमेरिका को कोई अधिकार नहीं है इराक पर हमला करने का। क्योंकि अगर सद्दाम हुसैन तानाशाह है, डिक्टेटर है, तो सत्ता का परिवर्तन करने का अधिकार वहां की आवाम को है, वहां की जनता को है, न कि किसी दूसरे देश को कि वो वहां पर हमला करे और वहां की सत्ता में परिवर्तन करे। तो इस आधार को लेकर वीटो पावर का इस्तेमाल किया गया। लेकिन अमेरिका ने एक नहीं सुनी और यूएन चार्टर की धज्जियां उड़ा दी और 2002 में अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया। तो इससे ये पता चलता है कि खुद अमेरिका जो कहता है कि हम यूएनओ के संस्थापक हैं और इस पर नियंत्रण करते हैं, इसमें हेल्प करते हैं, और उन्होंने ही हमने देखा किस तरीके से इस चार्टर का उल्लंघन किया। तो इट शोज इट इज मियरली पपेट। यही दर्शाता है कि अमेरिका की कठपुतली बनी हुई है। परिणाम क्या हुआ, 2004 के अंदर सद्दाम हुसैन को पकड़ लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। उसके बाद से लेकर 2004 से 2016 तक इराक के अंदर जो सरकारें रही वो भी कठपुतली की सरकार रही थी, जो अमेरिका के इशारों पर काम करती थी। यहां तक कि 2016 में आम चुनाव वहां पर हुए। तो ये एक थोड़ा यूएनओ से जुड़ा हुआ मामला है जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
तो आते हैं यूएनओ की ओर। और यूएनओ की स्थापना कब हुई? तो अभी मैंने बताया 24 अक्टूबर 1945। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई। और इसकी स्थापना का जो श्रेय दिया गया वो किसको दिया गया था? अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे थियोडर रूजवेल्ट। थियोडर रूजवेल्ट, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर विंस्टन चर्चिल, और रूस के जो राष्ट्रपति थे वो थे स्टालिन। इन्होंने इसमें क्या किया? भूमिका निभाई। मैं फिर बता रहा हूं, उस समय इसका उद्देश्य था विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना, ताकि भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो, क्योंकि शीत युद्ध ने ऐसे हालात वहां पर बना दिए थे कि तीसरा विश्व युद्ध होगा। लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट को ही क्या कहा गया है? यूएनओ का जनक, फादर ऑफ यूएनओ। ठीक है दोस्तों, स्थापना हुई। उसके बाद अगर मैं भारत की बात करता हूं तो आपको पता है भारत यूएनओ का फाउंडिंग मेंबर है, क्योंकि उस समय भारत क्या था? उपनिवेश था ब्रिटेन का, इसलिए भारत को इसका फाउंडर मेंबर ही के रूप में जाना जाता है। तो शुरुआत के अंदर जब 1945 में यूएनओ का गठन हुआ तो उस समय इसमें 51 देश जो थे इसके सदस्य थे, इसके मेंबर थे। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा और हम यहां पे बात करते हैं यूएनओ को लेकर, तो इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क के अंदर क्या है? इसका हेडक्वार्टर्स है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में। और इसकी जो भाषाएं हैं वो दो भागों में बटी हुई हैं। एक तो है कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा का मतलब है कि जिन भाषाओं में संयुक्त राष्ट्र संघ का कामकाज होता है तो वो कहलाती है कार्यकारी भाषा। कार्यकारी भाषा के रूप में जो मान्यताएं दी गई हैं वो दो भाषाओं को दी गई हैं। एक तो है फ्रेंच और दूसरी है इंग्लिश, अंग्रेजी। इन दो भाषाओं में क्या होता है? इसका कामकाज किया जाता है। इसके अलावा 4 और भी भाषाएं हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मान्यता प्राप्त हैं। ये भाषाएं कौन सी हैं? एक तो है रूसी, दूसरी है अरबी, रूसी, अरबी, स्पेनिश और चीनी। चीनी। तो ध्यान रखना, 2 कार्यकारी भाषाएं और 4 अन्य भाषाएं, तो कुल मिलाकर 6 भाषाओं को संयुक्त राष्ट्र संघ ने क्या दी है? मान्यता दी हुई है। ठीक है दोस्तों, यहां पर क्वेश्चन कई बार आ जाता है कि कार्यकारी भाषा कौन सी है यूएनओ की? तो 2 और अन्य भाषाएं ये। तो ये तो हो गया इसका। अब मैंने कहा कि शुरू में इसमें 51 मेंबर थे, लेकिन अब वर्तमान की मैं बात करता हूं तो वर्तमान में इसमें 193 मेंबर्स हैं, सदस्य हैं। और 2011 के अंदर जो दक्षिणी सूडान था वो इसका 193वां सदस्य देश बना था, मेंबर बना था। अब हम बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों की। इट मींस अगर हम अंगों की तरफ जाते हैं तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। ये 6 अंग कौन कौन से हैं वो देखिएगा। सबसे पहला जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का वो कहलाता है महासभा। महासभा, इट मींस जनरल असेंबली। जनरल असेंबली, महासभा। अब महासभा जो है इसके बारे में आपको जानना जरूरी है, क्योंकि जितने भी 193 देश सदस्य हैं वो महासभा में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें भाग लेते हैं। महासभा की हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष सितंबर माह के तीसरे मंगलवार को इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है और न्यूयॉर्क में इसका आयोजन होता है। अब यहां पे एक चीज रखिएगा, देखो मैंने शुरू में आपको यह कहा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का शुरू में उद्देश्य क्या था? टू मेंटेन पीस प्रोसेस अराउंड द वर्ल्ड, कि विश्व में क्या करना? शांति व्यवस्था कायम करना।
लेकिन धीरे धीरे इनके जो है क्षेत्र बढ़ते गए और महासभा के अंदर जो 193 देश आते हैं, सालाना बैठक में भाग लेते हैं, वो अपनी समस्याओं को यहां पर रखते हैं। मैं यहां पे दो जिक्र करूंगा। आज के समय में दो ऐसे मुद्दे हैं जो संयुक्त राष्ट्र संघ में कई देशों के द्वारा उठाए गए हैं। ऐसे काफी देश हैं जिन्होंने मुद्दे उठाए, लेकिन यहां पर सिर्फ बोले, बातें हुई, लेकिन कोई यहां पर सार्थक, मैं कहता हूं, डिसीजन अभी तक नहीं लिया गया है। अब सवाल है ये दो मुद्दे कौन से हैं। पहला मुद्दा आता है टेररिज्म, आतंकवाद। भारत ने इस वैश्विक मंच से कई बार आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और पूरी दुनिया को एकजुट होने के लिए यहां पर जो है भारत ने कहा है कि समय आ गया कि पूरी दुनिया एक होकर और आतंकवाद, टेररिज्म के खिलाफ लड़े। और कई देशों ने तो यहां पे चिंताएं भी जताई हैं, लेकिन काम यहां पर कोई खास नहीं हुआ। नंबर दो, दूसरा जो ज्वलंत मुद्दा है वो मुद्दा है ग्लोबल वार्मिंग को लेकर। इट मींस जलवायु परिवर्तन को लेकर। आप पढ़ते हो, करंट अफेयर्स में भी आप पढ़ते हो कि हर साल पृथ्वी को बचाने के लिए ग्लोबल वार्मिंग को लेकर, क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन जो होते हैं हर साल कहीं ना कहीं होते रहते हैं, लेकिन अभी तक भी जलवायु परिवर्तन को लेकर विश्व समुदाय ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। मैं आपको पेरिस संधि की बात करता हूं, यहां पर पेरिस संधि की ओर ले जाता हूं जो 2015 में हुई थी। लेकिन पेरिस संधि से पहले भी आपको जानना पड़ेगा एक क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में। क्योटो एक शहर है जापान का, और 1997 के अंदर जापान के क्योटो शहर में पहला सम्मेलन हुआ था पृथ्वी को बचाने के लिए, ग्लोबल वार्मिंग को निपटने के लिए, उससे निपटने के लिए। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, 1997 से लेकर और हम 2020 में हैं, अभी तक कोई खास कदम दुनिया द्वारा नहीं उठाए गए। पृथ्वी का तापमान बढ़ रहा है, इसी तरीके से जो ग्लेशियर है वो पिघल जाएंगे और भूस्थल पर जो है पानी जो है वो अधिक मात्रा में हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है अर्थ इज कवर्ड विद 71% विद वाटर, 71% भूभाग पर पानी है। ग्लेशियर पिघलेंगे और वैज्ञानिकों का, नासा ने भी ये माना है कि 2030 तक 10% ब्रिटेन जो टापू है वो डूब जाएगा, पानी में मर्ज हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट है। भारत ने इस वैश्विक मंच से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर अपनी चिंताएं जताई है। मैं बात करता हूं पेरिस संधि की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भाग लिया पेरिस संधि में, और दुनिया में भारत पहला ऐसा देश बना जिसने पेरिस संधि को रेक्टिफाई किया था, इस पर हस्ताक्षर किए थे। अभी पेरिस संधि थी क्या, मैं इसके बारे में भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये बता देता हूं कि प्रधानमंत्री ने इस मंच से, मैं बात कर रहा हूं क्लाइमेट जो सम्मेलन हुआ था उससे, कहा था कि पृथ्वी को बचाने के लिए भारत आज से नहीं, करीबन 5000 साल से ये इसके वातावरण को शुद्ध कर रहा है। वो कैसे? तो पीपल का पेड़, हमारी वैदिक सभ्यता में पीपल के पेड़ होते थे, उससे वातावरण शुद्ध होता। आपको पता है इनटेक आउटेक क्या होता है, ऑक्सीजन ही पीपल का पेड़ लेता भी ऑक्सीजन है, छोड़ता भी ऑक्सीजन है। दूसरा, हमारी वैदिक सभ्यता में भी हम लोग क्या करते थे, आर्य सभ्यता में हम यज्ञ करते थे जिससे वातावरण शुद्ध होता था। तो ये दलील हमने वहां पर रखी और ये ट्रू भी है। लेकिन पेरिस संधि में दो चीजें हुई, लेकिन दो चीजों को समझने से पहले मैं ये बता देता हूं कि अभी तक जलवायु परिवर्तन को लेकर विकसित और विकासशील राष्ट्रों में सहमति क्यों नहीं बनी है, वो समझिएगा थोड़ा। क्योंकि विकासशील देश ये कहते हैं कि कार्बन का उत्सर्जन, कार्बन जो ग्लोबल वार्मिंग में उत्तरदायी है, तो विकासशील देश जिनमें चीन है, भारत है, ब्राजील है, दक्षिणी अफ्रीका है, इनका कहना है कि सबसे अधिक इंडस्ट्रीज, उद्योग कहां है, विकसित राष्ट्र में है, और कार्बन का उत्सर्जन वहां सबसे अधिक होता है। इसलिए विकसित राष्ट्र को अपने इंडस्ट्रीज में कटौती करनी पड़ेगी। लेकिन अब विकसित राष्ट्रों का क्या पक्ष है, वो कहते हैं कि दुनिया में भारत और चीन एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। जब बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है तो इंडस्ट्रीज यहां पे ज्यादा लग रही, इसलिए एक विकासशील देश जिम्मेवार है किसका, कार्बन उत्सर्जन का। तो विकसित राष्ट्र विकासशीलों पर, विकासशील विकसित राष्ट्र पर ये आरोप लगाते रहे और कोई यहां पे नतीजा नहीं निकला। लेकिन
पेरिस संधि में दो चीजें डिसाइड की गई। पहला तो ये कहा गया कि विकासशील देश ही अपनी इंडस्ट्रीज में कटौती करेंगे, बदले में विकसित राष्ट्र उन्हें आर्थिक पैकेज देंगे, आर्थिक सहायता देंगे। पहला निर्णय ये लिया गया। दूसरा निर्णय ये लिया गया कि पूरी दुनिया मिलकर ये सुनिश्चित करेंगे, ये निर्धारित करेंगे कि हर साल पृथ्वी का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम लाया जाए। तो ये दो प्रमुख बिंदु थे पेरिस संधि में। लेकिन इस संधि को बड़ा झटका दे दिया अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, जब उन्होंने कहा कि हम पेरिस संधि से पीछे हट रहे हैं। तो और भी देश थे जो इस संधि को मानने से वो पीछे हट चुके हैं। तो ये वो मंच है जहां से दुनिया के देश अपनी समस्याओं को यहां पर रखते हैं। तो 193 देश, सभी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। मैंने कहा सालाना इसकी बैठक होती है, सितंबर माह के तीसरा जो मंगलवार आता है उसमें इसकी बैठक का आयोजन किया जाता है। सभी देशों के राष्ट्र अध्यक्ष या उनके प्रतिनिधि यहां पर भाग लेते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी वो पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में स्पीच दिया था, हिंदी में उन्होंने भाषण दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2015 में अपने यूएनओ की स्पीच के अंदर योगा के महत्व को समझाया था, योगा के बारे में कहा था। तो 21 जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया गया है। तो एक तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो मैंने कहा महासभा को एक नाम दिया गया है और इसे कहा गया है विश्व की लघु संसद। इसको क्या नाम दिया गया है? विश्व की लघु संसद, दुनिया की छोटी संसद इसको कहा गया है महासभा को। महासभा का जो कार्यकारी अधिकारी होता है वो कहलाता है महासचिव। देखिएगा, महासचिव, जिसको इंग्लिश में कहते हैं जनरल सेक्रेटरी। जनरल सेक्रेटरी जो महासचिव है यहां पर, तो वो ही इस बैठक का आयोजन करता है, कार्रवाई को संचालित कराता है। इसके अलावा वर्तमान में कौन है महासचिव? तो वो है एंटोनियो गुतरेस। एंटोनियो गुतरेस ये वर्तमान में महासचिव है यूएनओ के, और ये पुर्तगाल के हैं। पुर्तगाल के हैं। अब सवाल ये आता है कि यूएनओ के पहले महासचिव कौन थे? हु वाज द फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी ऑफ यूएनए? तो वो यूएनओ का कौन थे? त्रिगवेली। त्रिगवेली, त्रिगवेली ये नॉर्वे के थे, नॉर्वे के थे ये, और ये पहले महासचिव थे। एक नाम और भी मैं यहां पर लूंगा, कोफी अनान। कोफी अनान, अगर मैं यहां पे कोफी अनान की बात करता हूं तो वो महासचिव रहे और पहले अश्वेत, ब्लैक जिसे बोलते हैं, अश्वेत महासचिव हैं। और ये किस देश के थे? तो घाना के थे ये, और 2018 में इनका देहांत भी हो चुका है। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। एट प्रेजेंट एंटोनियो गुतरेस हैं, पहले त्रिगवेली थे, और कोफी अनान पहले अश्वेत महासचिव थे संयुक्त राष्ट्र संघ के। ठीक है दोस्तों, तो महासभा के बारे में मैंने अभी यहां पे डिस्कस किया है, बहुत सी चीजें यहां पर बताई हैं। जब मैं यूएनओ पढ़ा रहा हूं आपको, तो जरूरी हो जाता है कि मैं कुछ ऐसे भारतीयों के नाम बताऊं जो इस मंच तक पहुंचे, इस बड़े निकाय में, संगठन में उनकी सहभागिता रही हो, तो उन पे हम नजर डालेंगे। तो ऐसे कौन कौन से भारतीय हैं जो यूएनओ से जुड़े थे? तो देखिएगा इनके बारे में, मैं कुछ नाम यहां पर ले रहा हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं यहां पर विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित, जैसा कि आप जानते हो ये नेहरू की बहन थी और महासभा में ये अध्यक्ष के पद पर रही थी। अध्यक्ष के पद पर ये रही थी। दूसरा नाम यहां पर आता है, वो आईसीजे, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस को लेकर यहां पर मैं कुछ नाम बता रहा हूं। पहले बेनेगल रामाराव, बेनेगल,
बेनेगल रामा राव। ये पहले ऐसे भारतीय थे जो संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अंग है, आगे आएगा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, उसमें ये जस्टिस रहे थे। दूसरा नाम आता है डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह ये भी अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जस्टिस रहे। उसके बाद आता है रघुनंदन पाठक। रघुनंदन पाठक ये भी आईसीजे में क्या रहे, जज रहे। इसके अलावा एक नाम और भी है और वो है दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। दलबीर सिंह भंडारी। तो ये जो नाम मैंने आपको लिखाए हैं ये किससे जुड़े हैं? आईसीजे, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में ये क्या रहे हैं? न्यायाधीश रहे हैं। दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है आईसीजे। दूसरा, एक तीसरा नाम मैं यहां पर लिख रहा हूं और वो है किरण बेदी। किरण बेदी, जैसा कि आप जानते हो शी वॉज द फर्स्ट आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस, फर्स्ट आईपीएस वुमेन, जिसको हम कहते हैं प्रथम भारतीय महिला जो आईपीएस अधिकारी बनी थी। तो इनको क्या बनाया गया था? यूएनओ के अंदर सलाहकार, पुलिस एडवाइजर इनको नियुक्त किया गया था। उसके बाद नाम आता है, चौथा जो नाम मैं यहां पर लूंगा वो आता है विनोद राय। विनोद राय, विनोद राय की मैं बात करता हूं। ये भारत के पूर्व कैग थे, कंट्रोल ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। और जैसा कि आप जानते हो बहुत ही प्रसिद्ध रहे थे क्योंकि इन्हीं के समय में बहुत से ऐसे स्कैम थे, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, कोयला आवंटन घोटाला हो, देवास एंटिक्स घोटाला हो, या फिर कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल घोटाला हो। ऐसे बहुत से स्कैम्स थे जो विनोद राय के समय में आए थे जब ये कैग थे। तो इनको यूएनओ में बाह्य खातों का ऑडिटर नियुक्त किया गया था। बाह्य खातों का ऑडिटर नियुक्त किया गया था। उसके बाद आता है पांचवा नाम और ये है आर के पचौरी। अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है, हाल ही में निधन हुआ है। करंट अफेयर्स का भी क्वेश्चन बनता है। तो आर के पचौरी को अध्यक्ष बनाया गया था। किसका अध्यक्ष बनाया गया था? तो इनको अध्यक्ष बनाया गया था इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, आईपीसीसी का इनको अध्यक्ष बनाया गया था। मैं फिर बता रहा हूं, जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए यह संगठन है। इसके फुल फॉर्म सुनेगा, इंटरनेशनल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। और जब ये अध्यक्ष थे तो उस समय इस संगठन को नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था, नोबेल पीस अवार्ड दिया गया था। तो ये भी भारतीय हैं। तो ये 5 ऐसे नाम हैं जो यहां पर जुड़े हैं, यूएनओ से जुड़े हुए हैं। एक और भी इनका नाम आता है, मैं यूपीए सरकार की तरफ चलता हूं। जो यूपीए की सरकार मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो उस समय सरकार की एक परियोजना थी सेतु समुद्रम परियोजना, बहुत ही चर्चा में रही थी, विरोध में भी बहुत रही थी। जो एडम ब्रिज है, भगवान राम ने जिस पुल को बनवाया था, तो उसको तोड़कर वहां से रास्ता बनाना था, एक वे बनाना था ताकि जलयान वगैरह वहां से निकल सके। तो कुछ हिंदू संगठन थे जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी और कहा था कि सेतु समुद्रम परियोजना को वापस ले लिया जाए, क्योंकि अगर ये बांध टूटता है तो हिंदू धर्म की आस्था को यहां पे ठेस लगती है। तो ऐसी स्थिति में उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने आर के पचौरी की अध्यक्षता में एक पैनल बनाया था और कहा था कि वो ये रिपोर्ट दे क्या इस बांध को तोड़ना, एडम ब्रिज को तोड़ना, राम सेतु को तोड़ना उचित है। तो इन्होंने अपनी सिफारिश में ये कहा था रिपोर्ट में कि ये बांध, ये सेतु नहीं तोड़ा जाना चाहिए। अगर ये सेतु तोड़ा जाता है तो मनुष्य की गतिविधियां इस क्षेत्र में बढ़ेंगी और जिससे जलीय जीवों के अस्तित्व को खतरा होगा। तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने सेतु समुद्रम परियोजना को रोक दिया था। तो तब भी इनका नाम आया था। एक और भी नाम मैं लूंगा यहां पर। छठा जो नाम आता है वो आता है शशि थरूर। शशि थरूर सुना होगा आपने। इन्होंने महासभा में महासचिव के लिए
जो उसकी पोस्ट के लिए इलेक्शन लड़ा था और उस समय चुनाव हार गए थे। और महासचिव कौन चुन लिए गए थे? दक्षिणी कोरिया के बान की मून को चुन लिया गया था महासचिव। अभी वर्तमान में एंटोनियो गुतरेस हैं, उनसे पहले बान की मून ही थे महासचिव यूएनओ के। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो यूएनओ से जुड़े हुए हैं, भारतीय हैं। तो मैंने अभी तक यूएनओ में आपको एक अंग पढ़ाया है, और वो कौन सा अंग है? महासभा, जनरल असेंबली। अब हम आते हैं इसके दूसरे अंग की ओर। मैंने कहा था कि इसमें 6 अंग हैं, यूएनओ की 6 अंग हैं। तो आते हैं अब दूसरी ओर, और ये क्या है? दूसरा अंग का क्या नाम है? तो ये है सिक्योरिटी काउंसिल, जिसको हम कहते हैं सुरक्षा परिषद। सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल को यूएनओ का पुलिसमैन भी कहा जाता है। पुलिसमैन, इसे पुलिसमैन कहा जाता है यूएनओ का। क्यों? क्योंकि सबसे शक्तिशाली अगर कोई अंग है यूएनओ में, तो वो कौन सा है? वो है सिक्योरिटी काउंसिल। सिक्योरिटी काउंसिल नाम दिया गया है। अब ये पावरफुल है, किस मायने में पावरफुल है वो अब आप समझिएगा। देखो, एक तो अगर किसी नए सदस्य की एंट्री होती है, जैसे मानो 193 अभी वर्तमान में सदस्य हैं, कोई 194वां सदस्य यूएनओ में आता है, तो उसकी सिफारिश सुरक्षा परिषद करेगा, पहली चीज। दूसरा, अगर कोई भी देश अपनी समस्या को लेकर कोई प्रस्ताव लाता है, तो उसकी शुरुआत भी सिक्योरिटी काउंसिल में की जाती है। नंबर 3, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होती है, वो नियुक्तियां भी जो है सुरक्षा परिषद की सिफारिश के आधार पर की जाती है। तो इससे ये अर्थ निकाला जाता है और ये समझा जा सकता है कि सुरक्षा परिषद ही यूएनओ का सबसे शक्तिशाली अंग है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द पुलिसमैन ऑफ यूएनओ, इसलिए इसको कहा गया है। इसमें जो कुल सदस्य होते हैं वो 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं, जिसमें जो 5 सदस्य होते हैं वो होते हैं स्थायी सदस्य होते हैं 5, और इन 5 स्थायी सदस्य को दी गई है वीटो पावर, वीटो शक्ति, इनको वीटो पावर दी गई है। इसके अलावा 10 होते हैं अन्य सदस्य। ये जो 10 अन्य सदस्य होते हैं, ये कौन कैसे होते हैं? अस्थाई। ये अस्थाई सदस्य होते हैं, और इनको अगर मैं बात करता हूं इनके कार्यकाल को लेकर, तो ये तो 5 स्थायी सदस्य स्थायी हैं, परमानेंट हैं, तो ये तो रहेंगे। इसके अलावा जो 10 अन्य अस्थायी सदस्य हैं, उनका कार्यकाल होता है 2 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, तो सुरक्षा परिषद में क्या हुआ? 5 स्थायी सदस्य, 10 अस्थायी सदस्य। अब ये 5 स्थायी सदस्य जो हैं, इनको वीटो पावर दी गई है। कौन कौन से ये देश हैं? तो ये हैं यूएसए, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चाइना, चीन। इन देशों को वीटो पावर दी गई है। दोस्तों, यहां पे एक चीज है, आपको समझना होगा कि वर्तमान में मैं बात करता हूं, आज भारत की भी ये मांग है, कई देशों की भी ये मांग है कि सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों का विस्तार होना चाहिए, और इसमें भारत प्रबल दावेदार है। 3 ऐसे देश हैं, आपने एक संगठन जरूर सुना होगा, इब्सा। इस संगठन में 3 देश है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका। ये तीनों ही देश ये दावा कर रहे हैं कि इनको स्थायी सदस्यता मिले, वीटो पावर मिले। और देखिएगा, ये बात भी सही है, आज जरूरत है विस्तार की, क्योंकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और डेमोक्रेटिक दुनिया का सबसे बड़ा देश, और उसी कोई वीटो पावर नहीं है। तो थोड़ा यहां पर क्या लग रहा है आपको? अजीब जरूर लग रहा होगा। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर थोड़ा सा मैं कह सकता हूं कि भेदभाव किया गया वीटो पावर देने में। वो क्या है भेदभाव? ब्रिटेन,
रूस और फ्रांस, ये तीन देश ऐसे हैं जो अकेले यूरोप महाद्वीप से हैं। यूरोप से तीन देश हैं। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन यहां से केवल चीन को ही वीटो पावर दी गई है। और उत्तरी अमेरिका में तीन देश हैं, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, लेकिन यहां पर केवल अमेरिका को ही क्या दी गई है, वीटो पावर दी गई है। तो पूरा अफ्रीका महाद्वीप, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, दो बड़े महाद्वीप है जिनमें से किसी भी देश को वीटो पावर यहां पर नहीं दी गई है। ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है, और भी बहुत से देश हैं। तो इसलिए जरूरत है सुरक्षा परिषद के विस्तार की। वीटो पावर क्या होती है, इसको एक बात समझिएगा। वीटो का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है निषेध करना, अर्थात नो। इसका आप समझिएगा वर्ड नो। अगर कोई प्रस्ताव आता है, 5 देशों में से कोई एक देश अपनी शक्ति का प्रयोग करता है, मत का प्रयोग करता है, तो प्रस्ताव गिर जाता है। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, जब यूएस एक प्रस्ताव लेके आया था इराक पर हमला करने के लिए, उस समय में फ्रांस, चाइना ने वीटो पावर का इस्तेमाल किया, लेकिन अमेरिका ने वहां दादागिरी दिखाई और चार्टर की धज्जियां उड़ा दी थी। तो इस तरीके से ये होती है वीटो पावर, जिसका अपना क्या है, महत्व यहां पर है। ठीक है, सबसे अधिक बार वीटो पावर का जो प्रयोग किया है वो किया है रूस ने। रूस ने सबसे अधिक बार वीटो पावर यूज की है। अमेरिका की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो अमेरिका ने सबसे पहली बार 1971 में वीटो पावर का यूज किया था। और किस प्रश्न को लेकर, किस मुद्दे को लेकर वीटो पावर का इस्तेमाल किया था, तो वो था रोडेशिया के प्रश्न को लेकर। रोडेशिया, आपको पता है रोडेशिया का ही वर्तमान में जो नाम है वो जिम्बाब्वे है। जिम्बाब्वे को पहले दक्षिणी रोडेशिया कहते थे और एक कॉलोनी थी, उपनिवेश था ब्रिटेन का। चीन ने सबसे पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था 1972 में। और बांग्लादेश को लेकर किस संगठन में, बांग्लादेश की एंट्री को लेकर चीन ने पहली बार वीटो पावर का इस्तेमाल किया था। ठीक है दोस्तों, तो ये जानकारी थी सुरक्षा परिषद को लेकर। तो जनरल असेंबली हुई, उसके बाद मैंने अब बताया आपको सुरक्षा परिषद। अब हम आते हैं इसके तीसरे अंग पर, और ये तीसरा अंग क्या है, कौन सा अंग है, तो आइएगा इसके बारे में हम जानते हैं। तीसरा अंग है आर्थिक व सामाजिक परिषद। आर्थिक व सामाजिक परिषद। सामाजिक परिषद, इट मीन्स इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इसके अंदर कुल 54 सदस्य हैं जो मेंबर हैं इस परिषद के। अब सवाल यह है कि आर्थिक व सामाजिक परिषद का कार्य क्या है यूएनओ के अंदर, ये क्या काम करती है। तो इसका उद्देश्य है एक तो आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, टू फैसिलिटेट द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, आजकल एक देखो, नाउ इट इज वी आर लिविंग इन एलपीजी एज। आजकल हम कौन से युग में जी रहे हैं, एलपीजी एज में। अब यहां पे एलपीजी स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब ये नहीं है लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस, नो। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इट मींस उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। और ऐसे सिस्टम के अंदर जरूरत है मुक्त व्यापार की, फ्री ट्रेड जिसे हम बोलते हैं, आजकल चला हुआ है। मुक्त व्यापार का मतलब है तो कि दो देश अगर आपस में ट्रेड कर रहे हैं तो उस पे टैक्स नहीं लगाया जाएगा, किसी प्रकार की कोई ड्यूटी नहीं होगी। और मुक्त व्यापार को लेकर नाफ्टा भी बना है। नाफ्टा, साफ्टा, क्या होता है ये, नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साउथ अमेरिकन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो मुक्त व्यापार, और इसी को ध्यान में रखते हुए WTO की स्थापना की गई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। और इसका उद्देश्य है कि व्यापार को आसान बनाना। ठीक है, तो ये हो गई आर्थिक गतिविधियां। दूसरी मैं बात करता हूं वो है सामाजिक परिषद।
इसका उद्देश्य है कि विश्व में विश्वास बहाली करना, माहौल को सौहार्दपूर्ण बनाना, सामंजस्य स्थापित करना। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इतना ही पूछा जाता है, इसमें कितने सदस्य हैं और इसके कार्य क्या है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना और सामाजिकता को सरोकार करना, ये इसका उद्देश्य। उसके बाद हम आते हैं अपने चौथे अंग पर, और जो चौथा अंग है वो है न्यास परिषद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रस्टशिप। न्यास परिषद, न्यास परिषद, ट्रस्टशिप। अब ये जो अंग है यूएनओ का, अब इसमें क्या कार्य है, क्या काम किया जाता है, तो ध्यान दीजिएगा। दुनिया में दो तरह की कैटेगरी बनाई हुई है देशों की। एक है अल्प विकसित देश, और दूसरे हैं विकसित देश। विकसित देश, इट मींस अंडर डेवलपिंग कंट्रीज एंड डेवलप्ड नेशन या डेवलप्ड कंट्री। अब क्या होता है, इस न्यास परिषद के तहत जो अल्प विकसित देश हैं उसकी सहायता कौन करेंगे, वो करेंगे विकसित देश। ये इसका उद्देश्य है। अब इसके तहत कुछ विकसित देश को यहां पर लाया गया है। ये विकसित देश कौन से हैं जिनका काम है इनकी सहायता करना, तो ये हैं यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड, ये देश विकसित राष्ट्र हैं और ये क्या करेंगे, इसको संचालित करेंगे न्यास परिषद को। उसके बाद हम आते हैं अपने पांचवें अंग पर। यूएनओ का जो पांचवा अंग है वो क्या है, क्या नाम है उसका, तो देखते हैं। पांचवा जो अंग है यूएनओ का वो कहलाता है सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। और सचिवालय कहां स्थित है, न्यूयॉर्क में ही स्थित है। सिंपल है, इसका काम क्या है, यूएनओ की सारी एक्टिविटीज को संचालित करना। यूएनओ की जितनी भी कार्रवाई होती है वो सारी की सारी कौन संचालित करेगा, सचिवालय, सेक्रेटेरिएट। उसके बाद हम आते हैं इसके लास्ट अंग पर, और यूएनओ का जो अंतिम अंग है वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, आईसीजे। ये दुनिया का सबसे बड़ा न्यायालय है। किसी भी दो देशों के बीच में अगर कोई विवाद होता है तो ऐसे विवाद यहां पर उठाए जाते हैं। इसलिए इसे दुनिया की पंचायत या दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक न्यायालय इसे कहा जाता है। किस तरह के यहां पर इश्यू आते हैं, मुद्दे आते हैं, उन पे हम चर्चा करते हैं। फॉर एग्जांपल, हाल ही में एक बहुत ही प्रसिद्ध केस आपने सुना होगा कुलभूषण जाधव का। कुलभूषण जाधव जो पाकिस्तान की जेल में बंद है और पाकिस्तान की अदालत ने उनको फांसी की सजा सुनाई दी है। तो ये मुद्दा भारत ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में उठाया और आईसीजे ने फिलहाल कुलभूषण जाधव की फांसी पर स्टे लगाई हुई है, रोक लगाई हुई है। तो ये दो देशों के बीच में ऐसे मामले थे, हमने यहां पर सुना। भारत की ओर से ये जानना जरूरी है, हरीश साल्वे ये वकील हैं भारत की ओर से जिन्होंने कुलभूषण जाधव का केस यहां पर लड़ा है। दूसरी बात, एक आपने बहुत अभी एयर स्ट्राइक हुई, बालाकोट एयर स्ट्राइक, उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी। तो अक्सर आपको सुनने को मिलता था कि भारत जो सिंधु नदी है ना उसका पानी क्या करेगा, भारत रोक लेगा। सुनने में आ रहा था ना ऐसा। एयर स्ट्राइक बालाकोट में भी हमने बार बार सुना कि भारत सरकार की ओर से भी इस तरह के वक्तव्य आए थे। तो पता चला हमें 1960 में सिंधु जल बंटवारा संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान के बीच में। सिंधु जल बंटवारा संधि, ध्यान दीजिएगा, जिसके तहत 3 नदियां पाकिस्तान की ओर गई थी, सिंधु, चेनाब और झेलम। 3 नदियां भारत की ओर आती हैं और ये हैं व्यास है, रावी है, सतलुज नदी है। ये एक संधि है 1960 की जिसको नाम दिया गया सिंधु जल बंटवारा संधि। 2003 के अंदर भारत ने चेनाब नदी पर एक बांध बनाना था, बहुत ही चर्चा में रहा था, बगलीहार डैम प्रोजेक्ट, बगलीहार बांध।
जब भारत इसका निर्माण कर रहा था तो पाकिस्तान आईसीजे में चला गया था और कहा था कि भारत क्या कर रहा है, 1960 की सिंधु जल बंटवारा संधि का उल्लंघन कर रहा है, और ये मामला चला गया आईसीजे में। और तभी आईसीजे ने कमीशन अपॉइंट किया था जनरल लतीफ की अध्यक्षता में, और उन्होंने इसकी केस की स्टडी की और अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत किसी भी तरह का कोई उल्लंघन नहीं कर रहा। इंडस ट्रीटी 1960 का, तब जाके इसे हरी झंडी मिली और भारत ने इस बांध को पूरा किया था। अब मैं कंपोजिशन की बात करता हूं। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के अंदर न्यायाधीशों की संख्या होती है 15 यहां पे जजेस होते हैं, न्यायाधीश होते हैं, और इनका जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्ष का होता है। 9 वर्ष का कार्यकाल होता है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों का। अब सवाल ये है कि आईसीजे का मुख्यालय कहां है, हेडक्वार्टर्स कहां है, तो ये है हेग में, और हेग कहां है, नीदरलैंड में, नीदरलैंड में। ठीक है दोस्तों, ये है वो 6 अंग जो हमने यूएनओ में पढ़े हैं। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूएनओ। मैंने कोशिश की है हर तरह के जितने भी क्वेश्चंस यहां से बनते थे वो सारे क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको समझ में भी आया होगा। इसको आप दोबारा भी देख सकते हो। अच्छा, एक चीज और, यूएनओ की कुछ एजेंसियां हैं, इन एजेंसियों को मैं कवर करूंगा अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को देखिएगा और पढ़िएगा अच्छे से। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।